हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने सिर्फ 11वीं क्लास की वीडियो बनाई थी और आज ये फर्स्ट वीडियो है 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की। ठीक है बच्चों, तो 11वीं का मैंने काफ़ी वीडियो डाल दिया है, मैं 12वीं की बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो बिजनेस स्टडी का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम क्या थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। जो ये चैप्टर है ये है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, नाम से ही पता चलता है कि हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, उसका नेचर क्या होता है। बच्चों एक बात और समझते पहले कि मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों हमें मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। हम बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ सकते थे, हमारे पास लॉ का सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये मैनेजमेंट को क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। तो बच्चों अब मैं एक बात समझाता हूँ तुम लोगों को, वो ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे मैं इस वक्त की बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर बिजनेस के लिए सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो मैनेजमेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस अगर सक्सेस है तो वो बिज़नेस सक्सेस सिर्फ अपनी मैनेजमेंट की वजह से ही है, और कोई बिज़नेस अगर फ्लॉप हुआ है तो वो अपने मैनेजमेंट की वजह से ही फ्लॉप हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। इस दुनिया में तुमने अमीरों के नाम बहुत सुने होंगे, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ठीक है, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। बच्चों ये जितनों के भी मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, ये सबके सब काफ़ी अमीर हैं। और ये जितने भी अमीर हैं ये सभी लगभग एक छोटे से मिडिल परिवार से रहे हैं, ठीक है, मिडिल फैमिली से रहे हैं। लेकिन आज ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है। तो बच्चों ये कहाँ से पॉसिबल हुआ, कैसे इनके पास इतना पैसा आया। बच्चों इन सब ने बिजनेस स्टार्ट किया और सब ने मैनेजमेंट अच्छा किया, मैनेजमेंट ने ही इनको यहाँ तक पहुँचाया। अब अगर तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अगर आगे चलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो और अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वेट मत करो कि जब एमबीए करोगे या बीबीए करोगे तब मैनेजमेंट की पढ़ाई करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट की पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दो। तुम्हारे पास 12वीं क्लास में जो बुक है बिजनेस स्टडी की पूरी बुक मैनेजमेंट पर रिलेटेड है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास जो बुक है सुभाष दे की बुक है ये। इस बुक में सब कुछ मैनेजमेंट के बारे में ही है। ऐसा एक भी चैप्टर मैंने नहीं देखा जो मैनेजमेंट का ना हो, सारे ही मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एक आध चैप्टर अलग है, जैसे एक चैप्टर है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये मैनेजमेंट का नहीं है, बाकी सभी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक तरह से थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस चाहता है कि वो अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, कंज्यूमर को बचाए, क्योंकि कंज्यूमर रहेंगे तभी बिजनेस चलेगा। चलो बच्चों इन बातों को छोड़ते हैं, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या है। चलो बच्चों मैनेजमेंट को अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले 2-4 छोटे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे ये बात तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। एक बच्चा मान लो 95% मार्क्स चाहता है 12वीं क्लास में। बच्चों अगर कोई बच्चा 95% मार्क्स अगर 12वीं क्लास में लाना चाहता है तो क्या बिना अच्छे मैनेजमेंट के वो 95% मार्क्स ला सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उस बच्चे को टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा। टाइम को कैसे मैनेज करते हैं बच्चों? टाइम को मैनेज कैसे करते हैं सुनो इस बात को। जैसे वो टाइम टेबल बनाएगा, ठीक है, टाइम टेबल बनाएगा कि मतलब मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, तो टाइम का मैनेजमेंट करेगा वो। ठीक है, टाइम का मैनेजमेंट भी करेगा, अपने होमवर्क का मैनेजमेंट करेगा, मतलब हर चीज़ का मैनेजमेंट अच्छे से करेगा। ठीक है, मैनेजमेंट करेगा अच्छे से, तब जाकर 95% या 95% से क्रॉस हो सकता है। देखो बच्चों तुम लोगों ने कई बार कुछ ऐसे वर्ड सुनेंगे अपने फ्रेंड्स के मुँह से कि मुझे तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, ये वो 10 तरह की प्रॉब्लम। तो बच्चों ये प्रॉब्लम वही बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे टाइम नहीं मिला, जो बच्चे मैनेजमेंट नहीं जानते, जिनके अंदर मैनेजमेंट की स्किल नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर अच्छी मैनेजमेंट की स्किल है वो बच्चा कभी भी नहीं बोलेगा मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वो बच्चा कभी भी नहीं बोलेगा। क्योंकि बच्चों 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में और ये 24 घंटे कम नहीं होते हैं। ठीक है, आराम से हम अपने हर 24 घंटे के अंदर हर काम
के लिए अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। चलो हम पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की ओर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है बच्चों? लिखा मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस। बच्चों यहाँ पे कहा गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब इसको प्रोसेस बोला गया। बच्चों प्रोसेस क्या होता है, पहले हम एक बात समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। अच्छा समझते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम जब हम करते हैं उस काम को करने के लिए कई सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो जितने भी स्टेप से होकर गुजरते हैं हम, वो सारे स्टेप्स कहलाते हैं प्रोसेस। हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। तुम अगर चाय बनाते हो, कभी भी चाय तो सभी को आता होगा बनाना, तुम चाय बनाते हो, ठीक है। जब तुम चाय बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? चूल्हा जलाते हो, फिर उसमें क्या करते हो? पतीला उसके ऊपर चढ़ाते हो, उसमें पानी डालते हो, चीनी चाय पत्ती डालते हो, उसको उबालते हो। उबालने के बाद जब वो उबल जाता है फिर उसमें दूध डालते हो, फिर उबालते हो और फिर उसके बाद उसको छानकर कप में निकाल लेते हो। तो बच्चों चाय जो था वो रिजल्ट था, एंड प्रोडक्ट था, ठीक है। चाय तुम्हारा टारगेट था, चाय तुम्हारा गोल था, ठीक है। लेकिन चाय को बनाने के लिए तुमने कितने सारे काम किए। तुमने चूल्हा जलाया होगा, चूल्हा जलाने के बाद तुमने उस पर पतीला चढ़ाया, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, उसको उबाला, तुमने कितने सारे काम किए। तो बच्चों बीच में चाय बनाने के लिए जितने भी काम किए गए हैं इन सारे काम को बोलेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में भी होता है। ये नहीं कि मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन लेना है सीधा मैनेजमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के लिए बच्चों कई सारे मतलब एक प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो सारे स्टेप्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। तो कहा गया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। बच्चों प्रोसेस है, इसमें कई प्रोसेस मतलब इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? एक स्टेप है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। तो बच्चों ये स्टेप्स हैं, यानी कि चाय बनाने के लिए कई स्टेप उठाने पड़ते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए ये स्टेप उठाने पड़ते हैं। प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, डायरेक्टिंग करना पड़ता है और कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और प्रोसेस का मतलब किसी काम को करने के कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। काम को करने के लिए कई स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप लेने पड़ते हैं, जैसे प्लानिंग करना पड़ता है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, डायरेक्टिंग करना पड़ता है और कंट्रोलिंग करना पड़ता है, ठीक है। चलो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग क्या होता है। बच्चों सबसे पहले मान लो कि कोई फर्म है, ठीक है। मान लो कोई फर्म है और उस फर्म ने एक प्लान किया कि हमें इस साल 10,000 यूनिट को हमें बेचने हैं। तो बच्चों एक फर्म है, उसने प्लान किया कि इस साल हमें 10,000 यूनिट्स को बेचना है। तो बच्चों ये प्लान था, ठीक है। प्लान में हमेशा क्या होता है, फ्यूचर के लिए कुछ सोचा जाता है। मतलब प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ सोचा जाता है। जैसे एक बच्चे का एग्जांपल दिया था मैंने, अगर एक बच्चा 90% मार्क्स चाहता है तो 90% जो है ये इसका एक टारगेट है, उसका एक गोल है, उसने फ्यूचर के लिए सोचा है। तो यहाँ इसी तरीके से अगर एक फ़र्म 10,000 यूनिट बेचना चाहती है तो ये 10,000 यूनिट बेचना बच्चों एक फ़र्म का गोल है ये, ठीक है। क्या है ये? गोल, उद्देश्य, मकसद। तो एक फ़र्म है, उसने डिसाइड किया कि मुझे इस साल टोटल मिलाकर 10,000 यूनिट बेचने हैं। तो उसने यहाँ पे क्या किया बच्चों? प्लानिंग कर ली। यहाँ पे उसने फ्यूचर के लिए एडवांस में डिसाइड कर लिया कि 10,000 यूनिट बेचना है, उसने यहाँ पे प्लानिंग कर ली। यानी कि मैनेजमेंट का पहला स्टेप हो गया यहाँ पर प्लानिंग करना। बच्चों अब बात यहाँ आती है कि क्या सिर्फ प्लानिंग करने से हम अपने मकसद को अचीव कर लेते हैं, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं सिर्फ प्लानिंग करने से? बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग, जो लोग सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हैं वो लाइफ टाइम प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, ठीक है। बच्चों कभी भी सिर्फ प्लानिंग से सारे काम नहीं हो जाते हैं। प्लानिंग के बाद भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। प्लानिंग के बाद बच्चों सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है। ये स्टेप भी उठाना पड़ेगा। अब ये ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है सुनो ध्यान से। अब जैसे बच्चों अगर हमने डिसाइड किया कि 10,000 यूनिट इस साल बेचना है, ये हमारा गोल है, ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा मकसद है, ये हमारा एम है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 10,000 यूनिट के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। मुझे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे सेल डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। उस डिपार्टमेंट में लोगों मतलब बहुत से ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, ठीक है, जैसे कि उसमें जैसे सेल मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, तो मैनेजर वहाँ पे होंगे, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उन सबको उनकी ड्यूटी बतानी पड़ेगी कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है। फिर बच्चों सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज में यहाँ पे जैसे कि और क्या क्या चाहिए, यानी सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जब हम कोई प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उस काम को करने के लिए हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, सामान की ज़रूरत होती है, साधनों की ज़रूरत होती है, यानी संसाधन भी चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। तो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ठीक है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। बच्चों ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, प्लानिंग एक सेपरेट चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग एक सेपरेट चैप्टर है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग इस सेपरेट चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, हम आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो, प्लानिंग के अंदर क्या होता है, टारगेट डिसाइड किया जाता है, और सेकंड नंबर पे जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जो टारगेट हमने प्लानिंग में सेट किया है, उस टारगेट को पाने के लिए हम सारे संसाधनों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटी डिसाइड होती है, ये सब काम किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग करना। तो बच्चों ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। अभी ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बच्चों, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ पे होता है, ऑर्गेनाइजिंग बता दें, उसके बाद आता है डायरेक्टिंग करना। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है, अच्छे से समझते हैं इसको बच्चों। डायरेक्टिंग में हमें अपने से नीचे जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें हमें डायरेक्शन देनी होती है। डायरेक्शन देना होता है कि काम को कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये बात ऑर्गेनाइजिंग में भी होता है कि काम को कब करना है, ठीक है, कहाँ करना है, किस समय करना है, यानी ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है। लेकिन डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग में हमें किसी को निर्देश देना होता है, निर्देशन करना होता है, ठीक है, डायरेक्शन देना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे पास जो वर्कर्स हैं, ठीक है, तो हम उनको बताएंगे कि इस काम को आपको किस तरीके से करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक वर्कर नया नया काम पर ज्वाइन होता है, उसको काम करना ढंग से नहीं आता, तो हम उसे समझाएंगे कि इस काम को ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, इस काम को इस तरीके से करो तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, उसको काम थोड़ा बताएंगे, यानी हम उसको डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन के अंदर बच्चों, डायरेक्टिंग के अंदर हम एक काम और करते हैं इसके अंदर, जो हमसे नीचे होता है, हम उसको मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेट किया जाता है कि देखो काम को इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया जाएगा, इस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। आगे के लिए एक तरह से लालच दिया जाता है, ताकि जो हमसे नीचे के जो सबऑर्डिनेट हैं वो और मन लगा के काम करें और अच्छे से काम करें, ठीक है। और बच्चों डायरेक्टिंग के अंदर एक काम और आता है, लीडरशिप करना। लीडरशिप में क्या होता है कि हम अपने सबऑर्डिनेट को, जो हमसे नीचे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से, हम उसके लीडर की तरह उनसे बात करते हैं, जिससे वो हमें भगवान मानने लग जाए, और उनको ऐसा लगे कि हम जो बोल रहे हैं हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उनके भले के लिए ही बोल रहे हैं, वो हमारी सारी बात मानने लगे और हमारी बात मानकर अच्छे से काम को करना स्टार्ट कर दें, ठीक है बच्चों। ये आता है डायरेक्टिंग के अंदर। तो डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेशन भी आता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, और डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप भी आता है, उनका लीडर, उनका नेता बन के काम करना। अगर हम अपने एम्प्लॉय का नेता बन के काम करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हम उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कंट्रोलिंग क्या होता है बच्चों, इसको भी अच्छे से समझते हैं। कंट्रोलिंग में होता है ये बच्चों, जैसे हमने अपने एम्प्लॉय को काम सौंप दिया है, जब एम्प्लॉय को काम सौंप दिया गया है तो उसके बाद होता ये है कि जो एम्प्लॉय है कई बार काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल करते वक्त हमें कंट्रोल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल पे कंट्रोल करना, अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी पे कंट्रोल करना, ठीक है, इन सब पे कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो हमारे एम्प्लॉय, उन पे कंट्रोल करना कि एम्प्लॉय कहीं ज़्यादा छुट्टी तो नहीं करते हैं, ठीक है, आराम से, यानी कि काम के दौरान उठ के बार बार बाहर तो नहीं जाते, जैसे होता है ना छोटे मोटे काम के लिए बाहर चले जाना, कोई एम्प्लॉय बैठ के तंबाकू खा रहा है, कोई बार बार टॉयलेट जा रहा है, इन सब पे भी कंट्रोल करते हैं। एम्प्लॉय ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है मटेरियल का, इस पर भी कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने में 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है, उसी प्रोडक्ट को बनाने में 1.5 किलोग्राम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर बच्चों कंट्रोलिंग किया जाएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या किया जाएगा, जो मैनेजर होगा वो एम्प्लॉय से पूछेगा कि जो काम 1 किलोग्राम में होना चाहिए था, उस काम को करने में आपने 1.5 किलोग्राम रॉ मटेरियल क्यों लगाया।
ये क्यों इतना ज़्यादा लगा, ठीक है, उससे पूछेगा। तो बच्चों 1 किलोग्राम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। यानी 1 किलोग्राम में रॉ मटेरियल में 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन एक्चुअल जो काम कंप्लीट हुआ बच्चों, वो हुआ एक्चुअल जो काम कंप्लीट हुआ है वो हुआ है 1.5 किलोग्राम रॉ मटेरियल में। तो जो मैनेजर होगा वो कंपैरिजन करेगा कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कितना डिफरेंस आता है। अब जैसे स्टैंडर्ड यानी कि काम 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल में होना चाहिए, लेकिन काम कंप्लीट हुआ है 1.5 किलोग्राम रॉ मटेरियल में, तो यहाँ पे आधा किलो रॉ मटेरियल एम्प्लॉय ने ज़्यादा लगा दिया है। अब मैनेजर यहाँ पर क्या करेगा, मैनेजर का काम है यहाँ पे कंट्रोल करना, रॉ मटेरियल की जो वेस्टेज हो रही है उसको रोकना, ठीक है। तो ये सारे काम बच्चों मैनेजमेंट के होते हैं। अब हम पूरी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का। अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। लिखा मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है और कंट्रोलिंग की जाती है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन मतलब काम, ऑर्गेनाइजेशन मतलब काम यानी कि ऑपरेशन मतलब काम। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम धाम हो रहे हैं उन सभी काम का प्लानिंग करना, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करना, उसकी डायरेक्टिंग करना और उस पर कंट्रोल करना, ये एक मैनेजमेंट का काम होता है। इन ऑर्डर टू अचीव, अब मैनेजमेंट ये सारे काम क्यों करता है, तो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू अचीव। अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस, यानी कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। अब ये बच्चों कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है तालमेल बनाना, ठीक है। यानी कि एक मैनेजमेंट का काम है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर किसी काम को करने के लिए 5 लेबर की ज़रूरत है, उसी काम को करने के लिए हमने 7 लेबर लगाए हुए हैं, तो मैनेजमेंट का काम यही देखना है कि कहीं एक्स्ट्रा लेबर काम तो नहीं कर रहे हैं या कोई लेबर खाली तो नहीं बैठा हुआ, ठीक है, लेबर की वेस्टेज तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजर का काम है मटेरियल की वेस्टेज तो नहीं हो रही है, तो वो कोऑर्डिनेशन बना कर रखता है, तालमेल बना कर रखता है कि मटेरियल की भी वेस्टेज ना हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की भी वेस्टेज ना हो, ठीक है। आगे लिखा है इन द इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब यहाँ पे लिखा है हाँ, इन द इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। बच्चों भी इफ़ेक्टिव मतलब क्या है ये भी समझ लो, और एफिशिएंट मतलब क्या है ये भी समझ लो। बच्चों इफ़ेक्टिव वर्ड का मतलब होता है सही काम सही समय पर कंप्लीट हो जाए, उसको इफ़ेक्टिव बोला जाता है। तो मैनेजमेंट का ये भी जिम्मेदारी होती है, ये भी काम होता है मैनेजमेंट का कि सही काम किया जाए और सही काम सही समय पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और एफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों कि मैनेजमेंट को ये भी देखना होता है कि जो काम किया जा रहा है वो काम कम से कम कॉस्ट पर कंप्लीट हो, कम से कम मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर काम कंप्लीट हो। ऐसा नहीं है कि काम तो कंप्लीट हो गया लेकिन उस काम को करने की जो कॉस्ट आई है वो बहुत ज़्यादा आई है, तो कम से कम कॉस्ट पर काम कंप्लीट हो, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब बच्चों ये सारे काम क्यों करता है मैनेजमेंट? अटेनमेंट मतलब प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव था? मान लो ऑब्जेक्टिव था 10,000 यूनिट को बेचना, तो इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ये सारे काम किए जाएंगे। अब सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब बता दिया मैंने कि इफ़ेक्टिव मतलब सही समय पर काम कंप्लीट हो जाए और एफिशिएंट मतलब कम से कम कॉस्ट पर काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पर काम कंप्लीट हो जाए। बच्चों ये तो डेफिनेशन ख़त्म हो गई है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं बच्चों। तो मैनेजमेंट का जब हमने डेफिनेशन पढ़ा तो मैनेजमेंट के अंदर ये 3 वर्ड्स आए, एक प्रोसेस आया, एक इफ़ेक्टिवनेस आया और एक एफिशिएंसी आई। तो बच्चों तीनों को एक एक करके समझते हैं। प्रोसेस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोसेस क्या होता है।
किसी भी काम को करने के कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो हम उन सारे स्टेप्स को प्रोसेस बोलते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं बच्चों? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, ये प्रोसेस है मैनेजमेंट पढ़ते हैं। इट मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट कुछ प्राइमरी फंक्शन करता है। प्राइमरी फंक्शन मतलब कुछ मुख्य कार्य करता है मैनेजमेंट किसी भी काम, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए क्या करता है? कुछ प्राइमरी फंक्शन करता है वो। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग। वो कौन कौन से फंक्शन करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बच्चों स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय के अंदर स्टाफ की भर्ती करना। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को बुलाना और बुलाकर उन सबको मतलब सिलेक्शन करना कि कौन सा एम्प्लॉय जो है किस काम के लिए सूटेबल है, उसको स्टाफिंग कहते हैं। अब बच्चों आते हैं सेकंड, मैनेजमेंट के अंदर हम एक वर्ड हमने और पढ़ा था, इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ते हैं, इट इज़ कनेक्टेड विद डूइंग राइट टास्क, यानी कि सही काम, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी ऑन राइट टाइम एंड अचीविंग गोल्स। तो बच्चों इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि राइट टास्क, सही काम किया जाए। ठीक है, कंप्लीटिंग एक्टिविटी है ये। कंप्लीटिंग एक्टिविटी मतलब इसमें काम को कंप्लीट किया जाए। कब किया जाए? राइट टाइम पर किया जाए, राइट टाइम पर काम कंप्लीट हो। एंड अचीविंग गोल्स, और गोल्स को प्राप्त किया जाए। जो बिजनेस का गोल है, गोल मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, इसको सही टाइम पर प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कम से कम कॉस्ट पर काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब बच्चों कम से कम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल, जैसे कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए हमने कम से कम इनपुट्स का इस्तेमाल करें, वेस्ट कम से कम करें। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो गन्ने का जो जूस निकालता है वो क्या करता है? सबसे पहले गन्ने को मशीन के अंदर डालता है और फिर उसके बाद क्या होता है? उसका रस निकल जाता है। फिर उसी गन्ने को मोड़ के दोबारा डालता है। फिर उसके बाद क्या करता है? उसी गन्ने को निकाल के फिर 3 बार 4 बार मोड़ के फिर डालता है। यानी कि गन्ने का इस्तेमाल वो इतनी बुरी तरीके से करता है कि गन्ने का एक एक बूंद रस निकाल लेता है, गन्ने के अंदर कुछ भी नहीं बचता। तो मतलब बच्चों गन्ने के जूस वाला क्या करता है? वो करता ये है कि अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल करता है, कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पैदा करना चाहता है वो। इसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी। रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करें, आउटपुट ज़्यादा पैदा करें। ठीक है बच्चों, यानी कि कॉस्ट मिनिमम हो, सिंपल वर्ड्स में कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, पढ़ते हैं क्या बच्चों? एफिशिएंसी का मतलब इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, मतलब इसका मतलब है कि जो काम है वो करेक्ट हो बिल्कुल, विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट पे काम कंप्लीट हो। बाय यूजिंग लेस इनपुट। लेस इनपुट मतलब क्या होता है बच्चों? इनपुट का मतलब होता है आगत, जैसे कि मनी कम से कम इस्तेमाल हो, मटेरियल कम से कम इस्तेमाल हो, इक्विपमेंट्स कम से कम इस्तेमाल हो और पर्सन कम से कम इस्तेमाल हो। यानी कम से कम लोग लगें, कम से कम मशीन लगे, कम से कम मटेरियल लगे, कम से कम पैसा लगे। ठीक है, यानी सब कुछ कम से कम लगे, तभी हमारी कॉस्ट क्या आएगी? मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो एफिशिएंसी यानी मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि कम से कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, आगे लिखा है, या फिर इस बात को हम आगे लिखा है पर्सन, आगे लिखा मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए। आगे लिखा फॉर सेम आउटपुट, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो, फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज, मतलब कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस करें और कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करें। तो यानी कि इस बात को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहला ये है कि कम से कम कॉस्ट पे, यानी कि कम से कम इनपुट लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ठीक है, जिससे कॉस्ट हमारी कम आएगी। या फिर आउटपुट हम उतना ही प्रोड्यूस करें, सेम आउटपुट प्रोड्यूस करें, लेकिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करें। तो बच्चों ये टॉपिक मैंने आज समझा दिया तुम्हें, ये 3 बातें कंप्लीट हुई। चलो इसके बारे में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एक छोटा सा एग्जांपल दे दो जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए तुम्हें ये। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल सुनो। मान लो एक मैनेजर है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको 10,000 यूनिट को बनाने के लिए दिया गया था। उसने क्या किया? 10,000 यूनिट टाइम पर बना दिया। लेकिन हुआ ये कि उसने मतलब 10,000 यूनिट को टाइम पर तो बना दिया, लेकिन उसने खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, उसने वर्कर्स को नाइट में बुलाया, दिन में भी बुलाया, एक्स्ट्रा वर्कर्स भी रखे। ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे काम कंप्लीट किया। तो बच्चों हम कहेंगे कि ये मैनेजर इफ़ेक्टिव तो है क्योंकि उसने सही टाइम पर काम कंप्लीट कर दिया, मैनेजर इफ़ेक्टिव है। लेकिन बच्चों एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ज़्यादा कॉस्ट पे काम कंप्लीट किया है। बात समझ रहे? 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमने मैनेजर को बुलाया, उसने 10,000 यूनिट टाइम पर कंप्लीट कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को डबल शिफ्ट में बुलाया, नाइट में भी बुलाया, दिन में भी बुलाया, जिससे कॉस्ट ज़्यादा ही, बिजली का बिल ज़्यादा आया। तो बच्चों मैनेजर ने काम टाइम पे कंप्लीट कर दिया, यानी वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बच्चों एफिशिएंट क्यों नहीं है मैनेजर? एफिशिएंट मैनेजर इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कॉस्ट ज़्यादा लगाई, कॉस्ट खर्चा ज़्यादा आया। इस बात को दूसरे तरीके से लेते बच्चों, एक मैनेजर था, उसको हमने काम कंप्लीट करने के लिए दिया, उसने काम बिल्कुल कम से कम कॉस्ट पर कंप्लीट किया, काम को कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट किया, मतलब वो एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन बच्चों टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया, टाइम लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, मतलब वो इफ़ेक्टिव नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बच्चों एक काम और करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। और अगर और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और एक बात और, वो ये कि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। और मैं 11th क्लास से लेकर बीकॉम तक की सारी वीडियोज़, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारी की सारी वीडियो अपलोड करूँ, जिससे तुम्हें 11th से लेकर बीकॉम तक बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।